हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपना तहे दिल से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोग ने जो प्यार दिखाया बहुत अच्छा लगा। आपका इसी तरह से प्यार बना रहेगा तो हम आपके लिए तहे दिल पर पूरा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों, आज आप लोग ने जो हम लोग को प्यार दिखाया है तो मैं उसी तौर पर और तीसरा ये लेक्चर दिखाने वाले हैं। ये जो फिजिक्स का हम लोग 2 लेक्चर बात किए थे, दोनों लेक्चर में आपने हमें बहुत प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया। आप लोग का इस तरह सहयोग रहेगा तो हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो बढ़िया से बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और हर एक चैप्टर की बढ़िया से डिस्कस लाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं शिक्षा को। और शिक्षा पाने से पहले हम गणेश जी से सत नमन करते हैं, आपको सुख शांति दे, आप लोग अच्छे से आगे बढ़े। हम गणेश जी के चरण पादुका को स्पर्श करते हैं और आप भी स्पर्श कर लीजिए और पूरे मेहनत से कोशिश कीजिए, भाई कीजिए। ठीक है, तो गणेश जी क्या करें, आपके जीवन में खुशियारियां लाए और आप लोग का उज्जवल भविष्य में कामना करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरा लेक्चर फिजिक्स के में तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश के परिवर्तन में। अगर हम लोग देखें प्रकाश के परिवर्तन है बच्चों, तो आज हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में क्या देख रहे थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग ने यहाँ देख लिया था विवर्तन क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, और दोनों में अंतर भी आप लोग ने याद कर लिया था। बहुत अच्छा है। और आगे हम आप लोग से बात करें, आप लोग के यहाँ तक बात हुआ था कि दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण कैसे होते हैं। ये सारा डिस्कस हम लोग ने किया था। और ये दर्पण का आप नाम बता दिए कि किसी अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है तो वो दोगुने रफ्तार से दिखाई पड़ता है कि वो कौन सा दर्पण है। तो बच्चों, हम लोग ये सारा बात कर लिया है, ऑटो उत्तर दर्पण बात कर लिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने वाले आप लोग के साथ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अभ्यांतर दर्पण किसे, यदि सारा हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने ऑटो उत्तर के बारे में बात कहा था कि अपसारी दर्पण और अपसारी दर्पण क्या होता है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, अब हम आप लोग से ये बात करने वाले हैं कि आपने जितना भी दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त की या जो भी आपने सीखा, उस दर्पण से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्रकाश की किरणें किन किन पथ से होकर गुजरता है। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो आगे दर्पण की फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने में गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि फार्मूला सूत्र नहीं बन पाएगा। तो फार्मूला को समझने के लिए या प्रतिबिंब को समझने के लिए या किरण को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणें किन किन पथ से होकर गुजरता है या किन किन बिंदुओं से होकर गुजरता है। क्योंकि हम लोग ने देखा था कि केंद्र से लेकर और दर्पण के केंद्र से लेकर और दर्पण का जो मध्य बिंदु था उसके जो बीच की दूरी थी वो वक्रता त्रिज्या थी, और उसके बीच की संबंध को हमने स्थापित करके आपको बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे बच्चों कि यहाँ गोलीय दर्पण में क्या नियम है, क्या कहता है। तो देखिए, अगर हम आप लोग की बात करें बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात क्या कहना कि गोलीय दर्पण में बनाने हुए किरण का आलेख के लिए नियम क्या है, यानी कि हमें ये बताना है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणें किन किन नियमों का पालन करती है। यदि आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका उत्तर कह रहा है कि गोलीय दर्पण में बढ़ने वाले किरण आने के लिए 4 नियम होते हैं। प्रकाश की किरण जो आने के लिए होती है गोलीय दर्पण में, जो किरण नियम लागू होता है वो 4 तरह से नियम लागू होते हैं। वो क्या नियम है, आइए हम लोग देखते हैं। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला नियम, सबसे पहला नियम हम लोग का क्या कहता है, तो कह रहा है कि जब आपतित प्रकाश की किरणें देखिए, किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है गोलीय दर्पण में, तो वो क्या होता है बच्चों, तो वो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। देखिए, किससे होकर गुजरता है, वो फोकस से हो जाता है। इस बात को समझिए। देखिए, ये हम लोग का एक दर्पण है, ठीक है बच्चों, ये दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है ना। तो ये हम लोग का यहाँ पर ये ध्रुव है और ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है बच्चों। ये पहले हम डिस्कस कर लिया। जो बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज एक बार जाकर उसको देख लीजिए आप सेकंड पार्ट वीडियो को। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं पहले तक मैं डाल दूंगा आप लोग, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों, जब हमने यहाँ पे पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई गोलीय दर्पण है और इसके प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण भेजा जाता है, ठीक है, तो दर्पण तो गया बच्चों, तो प्रकाश की किरण इसमें गई और टकराने के बाद ये परिवर्तन लौटी था किससे होकर गुजरती है, वो फोकस से। तो पहला नियम यही कहता है कि प्रधान अक्ष यदि गोलीय
गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण भेजा जाता है तो वो किससे होके गुजरता है, वो तो फोकस से होके गुजरता है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दूसरा नियम क्या कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है। अब बात आया कि सर दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से होकर भेजा जाता है, उस समय तो प्रधान अक्ष में भेज रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, ठीक है। तो भेजा जाता है तो कह रहे हैं कि परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। यानी कि इसमें कहा गया कि एक बार हमने ये देखा जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा गया तो परावर्तन मत फोकस होकर लौट गया, ठीक है। और दूसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र को भेजा जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाता है, यानी कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम पर वापस वो लौट जाता है। तो कैसे बच्चों समझेंगे, तो देखिए ये हम लोग का ये अवतल है, आइए इसका अप्लाई किया हुआ भांगे, ये हम लोग का प्रधान अक्ष है ना, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बनाया यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र को हम सी से नोट करते हैं, पहले आप लोग को बता दिया गया है। इसको हम लोग जो ध्रुव है, ध्रुव को आप किसे करते हैं, पी से करते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से गुजारा जाएगा वक्रता केंद्र से, तो प्रकाश की क्या होगी, वक्रता केंद्र को वापस टकरा कर लौट जाएगी। और जब वक्रता केंद्र प्रकाश आएगा उसी वापस माध्यम में क्या हो जाता है, वो लौट जाता है। ये दूसरा नियम कहता है प्रकाश के गमन करने के नियम है। अच्छा, अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट भी कुछ ना कुछ है, ठीक है बच्चों। यहाँ तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हमने 2 पॉइंट सीखा है कि यदि कोई प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो फोकस से गुजर जाता है, और दूसरा बोलता है कि जब प्रकाश की किरण को किससे गुजारा जाता है तो वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाता है, यानी कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम से वो लौट जाता है। ये वक्रता केंद्र की बात थी। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, तो तीसरी बात आप गौर करेंगे, कह रहा है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है। आप देखिए किससे भेजा जा रहा है, फोकस से। पहले तो प्रधान अक्ष के समांतर भेजा गया, अब किससे भेजा जा रहा है, प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जा रहा है। तो फोकस भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है, वो समांतर हो जाता है। यानी कि जब हम प्रकाश की किरणों को फोकस के समान भेजते हैं, फोकस से भेजते हैं, तो गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो देखिए इस बात को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मान लीजिए एक दर्पण बनाया हूँ, ठीक है, ये हम लोग का दर्पण है। ये हम लोग आप जानते हैं कि ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव, कल हम पढ़ रहे थे। इसको हम बोलते हैं वक्रता क्या, सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, ठीक है। इस तरह से हम तीनों बिंदु को समझे थे। अब प्रकाश की किरणों किससे भेजा जा रहा है, तो फोकस से भेजा जा रहा है। तो मैं प्रकाश की किरणों को क्या करता हूँ, मैं प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजना चाहता हूँ। चलिए मैं प्रकाश की किरणों किससे भेजिए, ये फोकस। देखिए जब हम प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजे हैं तो प्रकाश की किरण गई, लेकिन जाने के बाद वो किसके समांतर होती है, प्रधान अक्ष के समांतर। यानी देखिए इसके समांतर ये किरण हो जाता है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल समांतर हो जाता है। तो यहाँ एक तीसरा नियम हमें ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष की क्या हो जाता है, वो समांतर हो जाता है। और चौथा नियम हम लोग का क्या कहता है, चौथा नियम भी देख लेते हैं। तो चौथा नियम कह रहा है बाबू, यहाँ पर चौथे नियम को देखेंगे, क्या कि जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है। अब किससे भेजा जा रहा है, ध्रुव से भेजा जा रहा है। ध्रुव जानते हैं ना, ये अक्ष को ध्रुव या दर्पण के मध्य को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो कह रहा है कि प्रकाश को किससे भेजा जाता है, ध्रुव से भेजा जाता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें अभिलंब का कार्य कौन करने लगता है, तो बच्चों प्रधान अक्ष करने लगता है। ये कैसे, तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का एक दर्पण है, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण है, एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ये हम लोग का दर्पण है। तो बोलिए दर्पण के कोई दर्पण है, इस पर हम कहते हैं कि कोई एक प्रधान अक्ष है, यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव है। अब प्रकाश की किरणों क्या करते हैं, इससे ध्रुव पर भेजते हैं। देखिए प्रकाश को मैंने किस पर भेज दिया, ध्रुव पर भेज दिया, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव पर भेजना तो प्रकाश के परिवर्तन में तो प्रकाश टकराया, ठीक है सर, इस पर तो टकराया, टकराने के मतलब वही इस तरह से दिशा में लौट गया, तो प्रकाश का परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं कि आने वाले किरण के साथ आपतन कोण, जाने के साथ परिवर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो हम लोग का प्रधान अक्ष होता है, ये जो प्रधान अक्ष होता है, ये किसका काम करने लगेगा, अभिलंब का कार्य करने लगता है। ये चौथा नियम हम लोग का कहता है। तो आपने ये देखा कि प्रकाश के परिवर्तन के, यानी कि आपने ये देखा कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरणों का आलेख कितने नियमों का पालन करता है, तो 4 नियमों का पालन करता है। पहला नियम कि भाई प्रकाश के किरणों को किससे गुजारा जाए, यदि प्रकाश किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा जाए तो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र को वापस उसी दिशा पर लौट जाएगा। और तीसरा हम लोग क्या कहना था कि यदि प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाएगा
तो प्रधान अक्ष वो समांतर लौट जाएगी। और चौथा बोला था कि यदि हम ध्रुव पर प्रकाश की किरण लौटाए तो ध्रुव पर टकराने के बाद वो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए जो वहां पर जो प्रधान अक्ष था वो किसका काम करने लगता है, अविलंब का कार्य करने लगता है। इतना हम लोगों ने देखा यहाँ 4 नियमों को। ठीक है, अगर हम आगे आप लोग से बात करें तो आगे देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यही कहूंगा कि अगर आपने मैं वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम हर एक पॉइंट को लेकर आ रहे हैं और आपका प्यार ही हम लोग का आगे तने बना रहा है और हम आपकी तैयारी में हमेशा लगे हुए हैं। तो प्लीज एक बार आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ देखो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सबसे अच्छा प्रश्न है। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि मैं कह भी नहीं सकता हूँ इतना बार। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा, रिवाइज कराइएगा। ठीक है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या करना है बाबू, अंतर स्पष्ट करना, दोनों में अंतर बताना है। अंतर कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप खुद ही जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए भाई, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यहाँ अंतर जो है निम्नलिखित है, बहुत सारे अंतर हैं। आइए बारी बारी सारे अंतरों को क्या करते हैं हम लोग समझाते हैं। पहला अंतर देख रहे हैं, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी हो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है बाबू, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उससे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हो तो उत्तल दर्पण, धंसा हो तो अवतल दर्पण। अब मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पर मैं एक फिगर बनाऊं और मैं इस तरह का बनाऊं तो बताइए कौन सा दर्पण है। तो प्रवर्तक सतह धंसा है या उभरा है, तो ये देख रहे हैं इधर वाला प्रवर्तक सतह किधर वाला कहलाएगा। तो बच्चों प्रवर्तक सतह ये है, ये वाला प्रवर्तक सतह है ना, ये वाला प्रवर्तक सतह है। और जो ये वाला प्रवर्तक सतह ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और जिसकी प्रवर्तक सतह देखिए ये दर्पण है, अब देखिए इसमें मैंने ऐसे कलई कर दिया, अब कौन सा धंसा, अब इसका प्रवर्तक सतह कैसा है, तो ध्यान से देखिए इसके प्रवर्तक सतह आपको देखा है, तो देखिए इसकी प्रवर्तक सतह ये ऊपर वाला हुआ, ये वाला है ना, ये प्रवर्तक सतह इसका उभरा है, और प्रवर्तक सतह उभरा है तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो सीधा सीधा एक शब्द में याद रख लीजिए, जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी होती है वो अवतल दर्पण होता है, और जिसकी प्रवर्तक सतह उभरी होती है वो हम लोग का क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये दर्पण में जो कलई किया रहता है वो किस चीज की परत चढ़ी होती है। हम कल वीडियो में बताए थे, इस पर बताइएगा इसकी परत चढ़ी होती है दर्पण में जो कलई की जाती है। ठीक है ना बच्चों, आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा अंतर क्या बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि यहाँ पर उत्तल में कहा गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, तो धनात्मक होती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर नोवेरिकल आगे काम करेगा, है ना। तीसरा प्रश्न, तीसरा देख रहे हैं इसका अवतल दर्पण में अंतर, तो क्या है, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और ये कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन प्रतिबिंबों को हम समझेंगे। तो अभी समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में कभी बड़ा कभी छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि यही उत्तल दर्पण में देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग सारी बातों को आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग चौथा अंतर क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है। और साथ ही साथ क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आपको एक बात याद करा दें कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है या कभी काल्पनिक होता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि आपके उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनने के चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ वाले बच्चों क्या कह रहे हैं। तो आपने यहाँ ये देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आप इतना सरल भाषा में नोट्स जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, एक बार मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इस सारा नोट्स आपको आराम से मिल जाएगा वहां से, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, आपने अंतर देख लिया है, आगे बात किया जाए। देखिए अब बात यहाँ आया है कि अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब, किस तरह से आलेख गुजरते हैं। तो हम आपको बता दें बाबू, सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आलेख को खींचे, यानी किरण आलेख क्या क्या है, किरण आलेखों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा प्रश्न
घन का है। ठीक है, तो पहले सवाल ये उठता है कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आलेख कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ बताते हैं हम लोग, अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आलेख मुख्यतः 6 तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीकों से हो सकते हैं? 6 तरीके से हो सकते हैं। वो कौन कौन सा, आइए 6 तरीकों को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से किरण आलेख गुजरता है। ठीक है, आइए पहला नंबर हम लोग देखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। मान लीजिए जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हर किसी के माइंड में बात आता है। तो देखिए बच्चों, जब हम वस्तु को अनंत में रखेंगे, मान लीजिए इधर वस्तु अनंत में है और जब इस पर प्रतिबिंब पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये देख रहे हैं, फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है बाबू? फोकस पर बन रहा है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये प्रतिबिंब वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक क्या होगा बाबू? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? याद रखना है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अनंत पर रखा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर। बड़ा बनता है, ये छोटा बनता है, ये भी याद है आपको। कैसा बनता है बाबू? छोटा बनता है। ठीक है ना, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है और उल्टा बनता है। जब उल्टा है तो प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या रहेगा? ये छोटा है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस से बन रहा है। आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि देख रहे हैं, यहाँ वस्तु रखा गया अनंत पर, प्रकाश की नहीं आई, इससे टकराई, ये आई इस पर टकराई, कहाँ पे फोकसित हो गई? एक पर फोकसित हो गई है। एक पर फोकसित होने के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस से बन रहा है। और वस्तु देखिए इतना बड़ा है, यहाँ तो बहुत बड़ा वस्तु है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब के अंदर बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा इसका नियम। दूसरा कहाँ होगा? ठीक है ना, 6 नियम बताए थे आपको, या 6 आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आइए पहले हम दूसरा का समझ लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है बाबू? कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखा जाता है, देखो बाबू, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है, ये हम लोग का, यह देखिए इधर अनंत है, इसके बीच में एक वस्तु रख दी है। क्या इस वस्तु का नाम देते हैं? इसका ए और इसका नाम देते हैं बी। कोई ये भी वस्तु रख दी है। ठीक है, अब ये भी वस्तु है तो इसके प्रकाश की पड़ेगी, किससे पड़ेगी? दर्पण पड़ेगी। और कौन सा दर्पण है मुझे जल्दी बताइए, जिसकी परावर्तक सतह फंसी होती है, कौन सा दर्पण कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए जब प्रकाश क्या इस पर टकराई, पहुंची, पहुंचने के बाद क्या होगा बाबू? आप ये जानते हैं कि वक्रता केंद्र से प्रकाश आता जाता रहता है। बोलिए हाँ या ना। और ये फोकस होकर ऐसे गुजरेगा। बोलिए हाँ या ना। जब प्रकाश की किरण जब की प्रधान अक्ष समांतर जाती है तो किसको गुजरती है? वो फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, अब यदि अवक्रता केंद्र प्रकाश आता है और जाता भी है, मतलब आया भी और टकराने के बाद वापस लौटा भी। अभी पीछे आपने नियम को देखा तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या बन गया? एक प्रतिबिंब बन गया। एक वस्तु था, ये प्रतिबिंब बना ए डैश, यहाँ बन गया बी डैश, है ना। तो ऊपर वस्तु थी, प्रतिबिंब बन गया नीचे बन गया। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया भाई? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब मुझे बताइए, ये वस्तु से छोटा बड़ा है या बड़ा बना है? तो वस्तु से जाहिर सी बात है कैसा प्रतिबिंब बना है बाबू? तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अच्छा ये वास्तविक सीधा होगा या उल्टा होगा? तो ये वास्तविक की बात क्या है? तो वास्तविक क्या होगा ये बाबू? तो वास्तविक ये उल्टा होगा। वास्तविक क्या होगा बाबू? उल्टा होगा। अब मुझे ये बताइए, प्रतिबिंब दाईं ओर बना है कि बाईं ओर बना है? तो प्रतिबिंब देखिए आप खड़े होंगे, इधर वाले को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं, है ना। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड बना है या राइट साइड बना है? तो जाहिर सी बात है किधर साइड बना है? तो लेफ्ट साइड बना, यानी कि बायां तरफ बना हुआ है। प्रतिबिंब किधर बना है बच्चों? बाएं तरफ बना हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। छोटा बनता है या बड़ा? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। अच्छा वास्तविक सीधा या उल्टा? तो वास्तविक उल्टा बनता है। और ये बायां बनता है कि दाएं तरफ बनता है? तो ये बाएं तरफ बनता है बच्चों। ये आपने ये चीज देखा। ये हम लोग का दूसरा नियम था किरण आलेख का। तीसरा देखते थे बाबू, तीसरा क्या कहता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ रख रहे हैं आप लोग? वक्रता केंद्र पर। आइए वक्रता केंद्र देखिए बाबू, ये हम लोग का दर्पण है। ठीक है, अब मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है ना, इसी बिंदु दिख रहा है आपको? ये वक्रता केंद्र पर मैंने ये बी वस्तु रखा, ए भी कोई वस्तु रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? सॉरी,
यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रखा ए, ये है बी, ठीक है। अब देख रहे हैं जब प्रकाश किरण गई दर्पण टकरा पर फोकस होकर गुजर गई, ठीक है सर। अब फोकस को जब हम डाले प्रकाश किरण तो पर्दा के समांतर लौट गई, समांतर सब कुछ उसके नीचे ही प्रतिबिंब बन गया। देख रहे हैं यहाँ पर ए डैश और क्या बन गया बाबू, बी डैश। तो ये भी देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो आपको याद रखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वक्रता केंद्र क्या है बाबू, यहाँ पर सी है। देखिए 1 नंबर में क्या सीखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बना। और वक्रता केंद्र बनने के कारण हम कहेंगे प्रतिबिंब किस पर बना, वक्रता केंद्र में बना। अच्छा ये बताइए प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो बाबू जाहिर बताइए नीचे बन रहा है और नीचे बना तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, ये उल्टा बन गया। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, हाँ उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये जाहिर सी बात है। अच्छा मुझे बताइए वस्तु के बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, तो यहाँ पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, आप देखें इसकी जो हाइट है यहाँ पर इसके हाइट के बराबर, यहाँ पर जो हैंड दिख रहे हैं इस हाइट के बिल्कुल क्या है, बराबर है। यानी कि वस्तु हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बाबू, बराबर बनता है, वस्तु के हमेशा बराबर बनता है। तो आपने तीसरा पॉइंट क्या देखा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा बनता है और वस्तु के हमेशा बराबर बनता है। ये चीज आप लोगों ने देखा। अब चौथा पॉइंट देखते हैं बाबू, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट को भी हम थोड़ा गौर करेंगे, है ना। चौथा पॉइंट देखिए, यह चौथा नंबर का कहा गया है किरणालय के में, ठीक है। तो क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर फोकस के बीच रखा जाता है, अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि आर और फोकस यानी कि एफ के बीच में रखा जा रहा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए बच्चों देखते हैं। तो वस्तु को देख रहे हैं कहाँ रख रहे हैं हम लोग, तीन हम लोग दर्पण वही है भाई, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण देख रहे हैं आप लोग। अब मैंने वस्तु क्या की, ये देखिए फोकस है, आइए हम लोग को वक्रता केंद्र है, इसके बीच में मैंने एक वस्तु रख दिया। वस्तु क्या रखा है मैंने, बी और ए वस्तु रख दिए हैं, ठीक है। तो पहले प्रकाश पे गई दर्पण पर, और दर्पण पर टकराने के बाद प्रधान इसके समांतर आई, आपकी टकराने पर किससे होकर लौटेगी, वो फोकस से होकर लौटेगी। लौट गया सर, बिल्कुल सर लौट गया, है ना। आप जानते हैं कि जब प्रकाश के फोकस से भी होकर लौटता है तो फोकस पे गया, और जब फोकस से गया तो इधर पीछे की ओर देखो लौट गया, समांतर लौट गया। और जब लौटा ना तो यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे क्योंकि किरण भी है, प्रतिबिंब बन गया, तो ए डैश क्या बन गया, यहाँ बी डैश बना है। तो वस्तु देख रहे कितना छोटा रखे हैं, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया। तो आपने यहाँ क्या सीखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत और किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये समझे, और क्या समझिए कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो प्रतिबिंब जाहिर सी बात है नीचे की ओर वाला है, तो प्रतिबिंब क्या है बाबू, उल्टा प्रतिबिंब है। समझ में आया क्या कह रहे हैं। अब प्रतिबिंब जब उल्टा है तो वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अभी बच्चों समझ में आया कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देता है, कभी कभार यही कह देता है कि किस तरह से प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न इस तरह से पूछता है कि जब वस्तु को वक्रता के अंदर फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इतना सिंपल सी बात है कि भाई कहाँ रखा जाएगा, तो ये पहले इमेजिन बनाइए कि प्रतिबिंब रखना कहाँ है, वस्तु रखना कहाँ है। तो वस्तु कहाँ रखना है, वक्रता के अंदर और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता के अंदर और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर कहाँ कह रहा है दादी, 5 नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग यही कहेंगे ना कि आप लोग कह रहे हैं हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का भी दायित्व बनता है कि हमारे सहयोग करें, मेहनत करें, आप लोग भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज बोलिएगा, मैं विस्तार से वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ 5वां नंबर हम लोग से क्या कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। अब वस्तु फोकस कहाँ होता है, ठीक है, तो आप पहले ही इस वीडियो में जानते हैं कि फोकस क्या, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और बिंदु क्या होता है ना। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए बाबू, फोकस पर रखा जाए, यानी कि एफ पर रखा जाए। तो ये हम लोग का अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसी बात बता देते हैं, ये अवतल दर्पण है। आइए देखिए, ये कोई प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष को मैं पी, ये फोकस को मैं एफ, वक्रता केंद्र को मैं सी कह देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बिंदु है ना।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं वस्तु को कहाँ रखता हूँ, फोकस पर। तो वस्तु को मैंने किस पर रख दिया, फोकस पर रखा, ठीक है। तो फोकस होने पर काफी दिन पहले किस पर टकराइए, दर्पण पर। और दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर लौटेगा, वो फोकस से होकर लौटेगा। बोलिए हाँ या ना। अब बाबू वक्रता केंद्र प्रकाश आता जाता रहता है कि नहीं बाबू, बोलिए हाँ या ना। जाएगा भी और वापिस आएगा भी, बोलिए हाँ या ना। तो इस तरह प्रकाश की रहे आप देख रहे इधर अनंत, बहुत आगे अनंत, देख रहे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये आगे की ओर बढ़ता रहा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, तो अनंत पर बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पर बनेगा। समझ में क्या कह रहे हैं, अनंत पर बनेगा। अनंत को प्रतिबिंब बनने के साथ साथ ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अच्छा उल्टा हो गया सीधा, तब देख रहे नीचे की ओर बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये उल्टा होगा। समझ में आ रहा वो क्या कह रहे हैं। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है बाबू, तो अनंत पर बनने वाला है, सीधा नहीं उल्टा बनने वाला है। और वस्तु से काफी बड़ा यानी बहुत बड़ा बनने वाला है। बस समझ में आ रहा क्या करें। इसी के कारण से हम कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है तो कभी छोटा बनता हुआ दिखाई देता है। हम जब सैलून में जाते हैं तो मुझे बताइए, सैलून जब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं, बाल दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं, तो बताइए हम किस दर्पण में अपने चेहरा देखते हैं, जहां पर वो नाव काटता है बाल, ठीक है। उस दर्पण के आप कमेंट करके बताइए उस दर्पण का क्या नाम है। आखिर उसमें पर कभी बड़ा दिखाई देता है तो कभी छोटा दिखाई देता है, आखिर वो कौन सा दर्पण है, प्लीज एक बार बताइएगा ना। चलिए अगर हम छठा देख लें, छठा बात, तो छठा देख लीजिए क्या कह रहा है ना। छठा देख लेते हैं। देखिए बाबू छठा नंबर क्या कह रहा है हम लोग से, है ना। छठा नंबर देखिएगा बच्चों, या 6 नंबर हम लोग से क्या कह रहा है कि जब वस्तु को किस पर रखा गया, फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यही चीज तो मेन है कि वस्तु को कब रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ कब बनने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर बाबू, फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आइए मैं इसको क्या करता हूँ ना, अलग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए यहीं पे समझा देता हूँ। ये हम लोग का क्या, अवतल दर्पण है, जिसकी कलाई की ओर भाग अंदर कलाई की ओर भाग उभरा हुआ हो लेकिन प्रवापक सतह घासा हो, ठीक है। अब मैंने वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच, ये हम लोग का ध्रुव है, ये हम लोग का फोकस है, इसके बीच में मैंने क्या किया, एक वस्तु ये रख दिया ए बी, ठीक है। वस्तु मैंने क्या रखा है यहाँ पर, ए भी एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं ए, इसका नाम देता हूँ मैं बी। ए भी वस्तु है। तो पहले प्रकाश की किरण दर्पण इस पर गई, दर्पण पर दर्पण टकराने पर आगे की वजह से बढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे ये वक्रता के अंदर पर गया और वापस लौट आया, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब प्रकाश के अंदर पर गए तो फोकस होकर गुजरेगा, तो गुजरा ना तो ये पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत हुआ। देखिए यहाँ पर मिल गया, ये देख रहे हैं यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश मिल गया, है ना। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा था, ध्रुव होगा बाबू, ठीक है, ध्रुव वह रहेगा, सॉरी बाबू यहाँ ध्रुव रहेगा ना। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और किसके, ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू, दर्पण के पीछे बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, यह काल्पनिक सीधा होगा। ये क्या होगा बाबू, काल्पनिक, ये काल्पनिक ना हो, काल्पनिक क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये काल्पनिक क्या होगा, सीधा होगा। इस बस इतना ही बात हमें ध्यान रखना है। तो अवतल दर्पण में हमने देखा कि प्रतिबिंब कितने किरणों से गुजरता है, तो 3 किरणों से गुजरता है। 3 नहीं, सॉरी बाबू, 6 किरणों को हमने देखा था कि कौन कौन से वो किरण थे। यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पे पहले बताया था आपको, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, है ना। आपको पहले हम बताए थे कि अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में बनने वाले जो किरण आलेख है वो कितने तरह से हैं, तो 6 तरीके से हैं। अच्छे तरीकों को हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझा, ठीक है। अब मैं आपको और गहराई से अच्छे से वह रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। अच्छा, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस से बनेगा। ये सब बारी बारी आप लोग रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे ना, आपको सब अच्छे से एक बार और समझ में आ जाएगा। जिसको दिक्कत होगा वो अच्छे से आ जाएगा समझ में। हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास बुक भी होगा, मटेरियल होंगे, आप बुक में से भी आराम से रीडिंग
कर सकते हैं। इस चीज को मैंने क्या किया, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब किस दर्पण देते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब के किरण आलेख है वो भी दो तरीके से होते हैं। अवतल में तो 6 तरीके हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में कितने हैं, तो 6 हैं। सॉरी, उत्तल दर्पण में कितने हैं, तो देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण कितना है बाबू, तो आलेख खींचे तो हमें बताना है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण कितने हैं, तो सर 2 हैं, ज्यादा नहीं बस 2 हैं। उत्तल दर्पण के लिए आसान है, अवतल दर्पण के थोड़ा ज्यादा था। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं, जबकि उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं। आइए इनको समझते हैं। पहला स्थिति क्या बोला है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। तो जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत में। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये हम लोग का क्या है, याद है क्या, ये समझिए, याद समझिए, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, ये हम लोग का कौन सा दर्पण, प्रवर्तक सतह उभरा हो तो उत्तल दर्पण है ना। आइए हम लोग का देखिए, इसका ध्रुव पता किधर होता है, इसका ऐसे होगा ना, यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा, यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए, अब कोई वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर। अनंत है तो बहुत दूर है वस्तु, ठीक है, इस पर टकराया भाई, यहाँ से वस्तु कोई दूर है, बहुत दूर है, अनंत पर है, बोला गया अनंत पर है, अनंत पर है तो मैं बता ही नहीं सकूँ, यहाँ बीच में है नहीं, वो अनंत पर है, अनंत पर वस्तु है। तो प्रतिबिंब पहले क्या होगा, पहले वो दर्पण पर टकराएगा, और टकराने के बाद वो परिवर्तित होगा, लेकिन वो किससे गुजरता हुआ प्रतीत होता होगा, वो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। लौट तो गया उसी दिशा में, लेकिन लौटने के साथ साथ ये किस पर लौटता हुआ प्रतीत हुआ, फोकस पर। तो भाई नीचे से ही प्रकाश की किरण उसकी आएगी, और ये लौटा, और लौटने बाद किस पर मिल गया, वो फोकस पर मिल गया। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना इसका, प्रतिबिंब कहाँ बना, सॉरी बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये फोकस पर बन गया। अब वस्तु देखो इधर बहुत बड़ा था, देखिए बनाना चाहिए तो बहुत बड़ा था वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया, बहुत छोटा बन गया। लेकिन ये जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तो यानी कहने का जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। किस पर प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस पर बनता है, याद रखिए किस पर बनता है, तो फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर दर्पण में ज्यादा हार्ड नहीं है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ये 3 चीज आपको याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब दाईं ओर की बाईं ओर बनेगा, इस बात को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो अभी मैंने कहा LHS और RHS, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है किधर की ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, है ना बच्चों। तो फोकस के जो ऊपर फोकस जो रही है वो हमेशा कहेगा दाईं ओर है, दाईं ओर है तो धनात्मक मानी जाती है, चीज को आपने पीछे ही देखा, है ना। तो बाबू यहाँ आपने क्या कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, दाईं ओर की बाईं ओर, तो दाईं ओर बना, दर्पण के पीछे की याद, दर्पण के पीछे बना है, आगे नहीं बना, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है ना बच्चों। आइए आप दूसरा स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु को अनंत पर, कहाँ पर बाबू, अनंत पर, और कहाँ रखा गया, ध्रुव के बीच रखा गया, वो वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, अनंत पर रखा जा रहा है और ध्रुव के बीच में, यानी कि आप सारी सी बात है। आइए मैं इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अभी कहाँ बताएं हम लोग, वस्तु को दूसरी स्थिति में अनंत पर बोला गया है, और कहाँ पर, ध्रुव पर। चाहिए ये बताइए कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, एक बार कॉमेंट कीजिए जल्दी से, ये कौन सा दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है ये, जिसकी परिवर्तन सतह क्या होती है बाबू, ऊपरी होती है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है ना। ये हम लोग का एक प्रधान अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है। और ध्रुव को मैं कहता हूँ थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ, है ना। अब मैं वस्तु को कहाँ रखता हूँ, अब मैं वस्तु को यहाँ पे अनंत पर और ध्रुव पर रखता हूँ। तो ये ध्रुव है हम लोग का, ये हम लोग का अनंत है, इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक वस्तु यहाँ पर रख दिया, एक वस्तु मैंने यहाँ रख दिया ए बी, ठीक है, मैंने क्या रखा, ए बी एक वस्तु रख दिया। अब प्रकाश की पहले किस पे जाएगी, दर्पण पे जाएगी, और दर्पण पे जाने पर वो किससे लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन लौटने के साथ साथ तो किससे गुजरेगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा। बोलिए हाँ है ना, प्रकाश किरण लौटी टकराने के बाद और फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, ठीक है। अब ये भी पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण लौटती है तो वो क्या करता है, फोकस से भी होकर गुजरता है ना। सॉरी यार, कैसे होगा यार, थोड़ा सा ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। इस तरह है, आइए हम लोग का ये दर्पण था, ये कौन सा दर्पण था हम लोग का, उत्तल दर्पण था, है ना। ये हम लोग का यहाँ पे ध्रुव था, है ना बच्चों। अब देखिए वक्रता के अंदर प्रकाश आती है और जाती है, इस चीज को हम पहले जानते हैं, आती भी है और प्लस में जाती भी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह मिल गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मिल गया। जब यहाँ ये मिला कि क्या एक प्रतिबिंब ही बना यहाँ पर, और प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु से भी क्या बना,
छोटा बना, ए डैश और ये क्या बन गया बी डैश। प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना, प्रतिबिंब छोटा बना। ये दर्पण के पीछे बना, क्या गया दर्पण के पीछे बना है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव में उत्तल दर्पण में रखा जाता है उसके बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब भाई बनता है फोकस और ध्रुव के बीच। किसके? फोकस और इसके बीच, ध्रुव के बीच बनता है, ध्रुव के बीच बनता है ना, के बीच बनता है बाबू। ये चीज आपने देखा। एक चीज और आपने देखा कि हाँ ये बाईं ओर बना है कि दाईं ओर? दाईं तो बात इधर की ओर बना है, दाईं ओर बना है। इधर का दायां भाग बना है, दाईं ओर बना है ना, दाईं ओर बना है। और क्या बना है? दर्पण के पीछे की आगे, दर्पण के पीछे बना है बच्चों, दर्पण के पीछे बना है। बड़ा बना है कि छोटा? तो ये बना है प्रतिबिंब छोटा, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक सीधा के उल्टा? काल्पनिक सीधा बना है, काल्पनिक सीधा बना है, और सीधा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आपने ये देखा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में किरणों का आलेख। बताइए बच्चों, समझ रहा है क्या कह रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से रीडिंग करके आराम से पढ़े, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनका प्रयोग देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया सवाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बाबू प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लिए ही कहा जा रहा है, आप पढ़ेंगे तो पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ का दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही हो, आपको लगता है कि सर ये डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट करेंगे। आप कॉमेंट तो करना ही पड़ेगा, और बिना कॉमेंट किए कैसे आपको पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज़ मैं एक बार आप कॉमेंट करें कि किस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, आपको कितना सहयोग मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण उपयोग कहाँ होता है ना। तो ये देख लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। निम्नलिखित उपयोग है। कौन कौन से उपयोग है? तो पहले ना बाबू, एक नंबर हजामती दर्पण के रूप में। हजामती यानी कि हजामती मतलब मारपीट वाला हजामती नहीं, दाढ़ी बनाने वाला हजामती, यानी कि दाढ़ी के रूप में जो दाढ़ी बनाता है, जो सैलून होते हैं उसमें लोग दाढ़ी बनाते हैं, या जो लड़कियों के ब्यूटी पार्लर होते हैं उसमें क्या करती हैं, लड़कियों के सामने एक ऐना होता है ना, तो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उस दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को किसके रूप में कहते हैं? दाढ़ी या हजामती के रूप में किया जाता है ना। अच्छा, दूसरा क्या बात कह रहे हैं बाबू? रोगियों के नाक, कान, गला देखने में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के गला, नाक, कान, ये सब जांच करने में किया जाता है। अब ये कैसे करते? तो वैसे तो ऐसे होता है, लेंस ऐसे दर्पण करते हैं, ऐसे लाइट जला के चेक करते हैं कि अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, है ना। तीसरा वो सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर पता नहीं हम लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। मेरे बच्चे जो क्लास में थे वो बोल रहे हैं कि सर सोलर कुकर को देखा नहीं है। तो आप सोलर कुकर का जब आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको एक वीडियो, आपको एक फोटो दिखाई पड़ेगा। वो क्या होता है? कुकर टाइप का होता है, चारों तरफ से काला काला भाग उसका रहता है, और उसमें किसी चीज को पकाना होता है तो डाल कर उसको धूप में रख दिया जाता है, और सारी प्रकाश किरणें उस पर आपको एकत्रित हो जाती है ना। तब वो धीरे धीरे पकना शुरू करता है। तो ये सोलर हम देख रहे हैं कि सोलर कुकर रूप में भी किसका दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये भी इसका रीजन आपको पहले से ही पता है कि अवतल दर्पण क्यों करते हैं। क्योंकि सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, बिंदु को लाने का काम करता है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज भी कहते थे, याद है आपको? अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज भी, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस चीज को आप जानते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि सोलर कुकर के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बाबू? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ सर्च लाइट में और टॉर्च में तथा टेबल लैंप आदि में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अब अवतल दर्पण का उपयोग है। तब सर उत्तल दर्पण के तैयार देखिए ना, बोला भी गया है। देखिए आप क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन बोला गया है। क्या बोला गया है? कि हजामती यानी कि दाढ़ी, क्या बोला गया बाबू? दाढ़ी, है ना। दाढ़ी बनाने में, यानी कि हजामती दर्पण में, यानी कि दाढ़ी बनाने में, दर्पण में, दाढ़ी बनाने में दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? आखिर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? उसके जगह और कोई दर्पण क्यों नहीं ले लेते? प्लेन मिरर क्यों नहीं ले लेते? यानी कि समतल दर्पण क्यों नहीं ले लेते? आखिर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं हजामती बनाने में? तो इस बात का उत्तर देखिए बहुत अच्छा है। कहना कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा
सीधा और काल्पनिक बनता है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है बाबू, ध्रुव और फोकस के बीच। तो जाहिर है प्रतिबिंब कहाँ होता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, अपने आकृति में देखा या ऑनलाइन में देखा, तो वही बात कह रहा है। और मुख्य रूप से बाह्य प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजावती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से बड़ा दिखाई पड़ेगा, साफ दिखाई पड़ेगा, जिसके चलते लोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। अगर उत्तल दर्पण क्या करते तो जब प्रतिबिंब छोटा बनता है तो आके गड़ा के भाई दाढ़ी बनाना पड़ेगा, ये कैसा है, कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो गया है, इसीलिए वहां पर बड़ा प्रतिबिंब अपना दिखाई पड़े, अच्छा से दिखाई पड़े, जिसके चलते कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहा गया है। देखिए सोलर कुकर वाला, जैसे मैंने कहा सोलर कुकर का है ना, यहाँ पे देखिए सोलर कुकर का प्रश्न भी कर दिया गया है। एग्जाम में 2016 में ही 15 में पूछा गया है बच्चों। ये आखिर यहाँ पर कहा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग, है ना। तो इस बात को उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है या हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और सोलर कुकर में इसलिए ज्यादा, जैसे मैंने कहा था पहले कि सभी प्रकाश वो क्या करते हैं, एक बिंदु पर जमा कर देता है, एक बिंदु पर जमा करने के कारण भोजन पकना शुरू हो जाएगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जाहिर बात है, लेकिन भाई सोलर कुकर में भोजन पकाना बड़ा कठिन है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि मौसम साफ रहेगा तब खाना पक पाएगा, नहीं तो नहीं पक पाएगा। तो इसका हानि भी है और इसका फायदा यह है कि पर्यावरण दूषित नहीं होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। लेकिन हानि यह है कि भूख अभी लगा है, 4 घंटा बाद खाना पक के मिलेगा, तो फायदा क्या है, पता चले कि बेहोश हो जाएंगे खाए बिना तो आप लोग, है ना। तो इसीलिए अवतल दर्पण करते तो हैं, लेकिन रेयर केस में किया जाता है, हमेशा नहीं, ठीक है ना। मौसम जब साफ रहेगा, मौसम साफ सुथरा रहेगा, बढ़िया मौसम रहेगा, तब उसमें भोजन हम लोग क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं आराम से। इसमें एक चीज और, इनमें तल के चीज नहीं खा सकते। आपको मन किया चलो या चावल तल लेते हैं, भूंज लेते हैं, आराम से खा लेंगे, तल नहीं सकते हैं आप। मैं खा देंगे आराम से, 2 घंटे घूमिए फिरिए, फिर धीरे धीरे भोजन पक जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि भाई खावा खाना होता है, उसमें ताला हुआ भूंजा हुआ चाउमीन हमें नहीं मिलेगा, समझ रहे मैं क्या कहता हूँ। तो भैया और सोलर कुकर में आपने सोलर कुकर में क्या किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार की क्या करता है, एक बिंदु को लाकर फोकसित कर देता है, जमा कर देता है, जिसके कारण अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए इतना फिर एग्जाम में रिपीट किया है ना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आप लोग के सामने करवा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, आपके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ और क्वेश्चन देख लेते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कि ये भी चीज याद रखिए, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों, है ना। पहला देखिए आप उत्तर देखते हैं, जब प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, किससे भेजा जाता है, फोकस से भेजा जाता है, तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब हम फोकस से प्रकाश को भेजते हैं तो प्रधान अक्ष क्या होगा, वो समांतर हो जाती है ना। तो इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। तो इस चीज को आपने जान लिया कि जब प्रकाश की किरणों को हेडलाइट में इसलिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणों को किसी फोकस से गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष समांतर लौट जाता है। ऐसे समांतर लौटने के कारण से किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि ये गुण प्रदर्शित हो सके। तो भाई साफ दिखाई कैसे देगा, जब प्रकाश समांतर से सीधा आया तब ना, इधर उधर मुड़ के जाएगा तो फिर साफ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए वहां पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल। यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइट, यानी स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, और हमारे यहाँ जो सड़कों पे एक लाइट लगी होती है, जो इस तरह के कुछ इस तरह कैसे उसके मुंह होते हैं, कुछ ऐसे करके इसमें ऐसे एक लाइट लगा होता है, इसमें ऐसे ये लाइट, ये रोशनी फैलाता है ऐसे, है ना। ऐसे रोशनी फैलती है कि नहीं फैलती है, तो यहाँ पे आप लाइट देखे होंगे, ऐसा एक लाइट होता है ना। तो कह रहा है उस लाइट में हमको उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कह रहा है जब प्रकाश की किरणों को प्रधान और उसके समांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलते हुए, यानी कि क्या कर, और फोकस से चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये फैला देता है। और फैलाने का आप सारी किरण पूजा पढ़े थे, क्या कहते हैं, फैला देता है, फैलाते हुए प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है ना। तो इस तरह से स्ट्रीट लाइट में इस दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि उत्तल
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर आप IQ तो लिख ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? यहाँ आपको ये भी पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। साइड मिरर जैसे कि हम लोग गाड़ी जो होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए करते हैं, जैसे गाड़ी बाइक को चलाते हो ना, तो एक शीशा लगाया होगा, एक ऐनक लगाया होगा, जो पीछे के सब चीज को एकदम देख लेता है ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ताकि उसी को कहते हैं हम लोग साइड मिरर, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। इसमें दृष्टि क्षेत्र यानी बहुत दूर तक के क्षेत्र को आसानी से उसमें देखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये कह रहा है इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं? यानी कि उसमें क्या होता है कि साइड मिरर के भाई साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो बना प्रतिबिंब है वो सीधा होता है और बहुत छोटा होता है और बहुत दूर तक की दृष्टि को उसमें ज्यादा देखा जा सकता था आसानी से। इसीलिए वो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वहां आप देखे होंगे पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगाया जाता है और लोग कहते हैं वो नहीं रहेगा तो चालान भी काट देता है ना जी। चलिए आगे आते हैं चिन्ह प्रपत्ति। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात चिन्ह प्रपत्ति क्या है, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा क्या करूँगा ना आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना। यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, चिन्ह प्रपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप समझ गए तो आपको इसमें का न्यूमेरिकल एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं फंसने वाला। अब चिन्ह प्रपत्ति बताने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के दर्पण सूत्र क्या होता है। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको दर्पण सूत्र नशीर का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह प्रपत्ति को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। तो आपने देखा होगा कि गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब आगे बनता है तो कभी प्रतिबिंब पीछे बनता है ना। तो कभी उल्टा होता है तो कभी सीधा बनता है, तो कभी प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो कभी प्रतिबिंब सीधा बन गया ना। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक प्रपाटी की आवश्यकता हुई, एक प्रपाटी की आवश्यकता होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं चिन्ह प्रपाटी कहा जाता है। इस प्रपाटी के अनुसार यानी कि इस प्रपाटी क्या कहता है, इस प्रपाटी के अनुसार ये कह रहा है कि सभी दूरियां ध्रुव से, कहाँ से बाबू, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ध्रुव से, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। अब दूसरी बात याद रखिए कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। आयातित दिशा में मापी गई दूरियां सभी क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। तीसरी बात याद रखिए कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है ना। और चौथा बात याद रखिए कि प्रधान अक्ष उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है, यानी प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या ले जाते हैं हम लोग, धनात्मक लेते हैं। और पांचवा नंबर प्रधान अक्ष के नीचे दृष्टि नीचे मापी गई दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि हम लोग का क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, है ना। ये हम लोग का मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का ध्रुव है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, ये जो है ये ध्रुव है ना। तो ध्रुव ये है ऊपर की ओर, ये है नीचे की ओर, है ना। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मान लीजिए कि यह एक्स अक्ष, इधर एक्स अक्ष मान लीजिए, ऊपर वाई अक्ष मान लीजिए, नीचे वाई अक्ष मान लीजिए, वाई डैश अक्ष मान लीजिए। ठीक है, इतना तक समझिए। चिन्ह प्रपत्ति को समझाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह प्रपत्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी देखा कि गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो कभी प्रतिबिंब छोटा बनता है। इन स्थितियों को दर्शाने के लिए हम जिन प्रपाटी का प्रयोग करते हैं उसे चिन्ह प्रपाटी कहा जाता है। अब चिन्ह प्रपाटी के नियम कैसे कैसे लागू होते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि सभी दूरियां चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, वो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, वो सभी दूरियां है ध्रुव, ठीक है, यहाँ से सभी दूरियां मापी जाएंगी, है ना। दूसरी बात याद किए रखना है कि ध्रुव से बाईं ओर, देखिए इधर की ओर,
इधर अगर बाईं ओर यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापी हुई दूरियां ऋणात्मक होगी। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो विपरीत दिशा में आपतित किरण के विपरीत दिशा में यानी कि ध्रुव से बाईं ओर, ये हम लोग का बायां पक्ष है ना। आइए हम लोग का क्या है बाबू, दायां पक्ष है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से मापेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है बाबू, ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक में मापी जाएगी और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां दाईं ओर उधर की ओर, और मैं क्या जा रहा हूँ उधर की ओर दाईं ओर की तरफ, दाईं ओर की मापी गई दूरियां वो जेटी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिए कि प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष के ऊपर यदि हम मानेंगे, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। तो सर मैं इधर करता हूँ, इधर कर देता हूँ, है ना। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और जबकि प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। बस आप ये चीज याद रख लेंगे तो चिन्ह पर पार्टी में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं आपसे एक न्यूमेरिकल गलतियां नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ आप ध्यान पूर्वक सुने, बातों को समझें, क्योंकि चिन्ह पर पार्टी क्या कहता है कि कभी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा। भाई इन तिथियों को समझने के लिए क्या किया जाएगा, तो चिन्ह पर पार्टी का नियम का लागू करना पड़ेगा। चिन्ह पर पार्टी के नियम के लिए क्या शर्त बोलता है कि सभी दूरियां पहले कहाँ से मापी जाएगी, तो ध्रुव से मापी जाएगी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से। और ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, उत्तर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक। बस इतना बात याद रख लीजिए, आप चिन्ह पर पार्टी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आसान, इतना इजी करने के लिए हम बताए हैं आपको। आप क्या कीजिए, इसको 2-3 बार समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि बताइए भाई, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की पहचान स्पष्ट करके एवं बिना स्पष्ट किए हुए कैसे करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके सामने एक दर्पण है, तीनों प्रकार के दर्पण, अवतल है, उत्तल है और समतल दर्पण है। आपके पास दर्पण आएंगे। अब मैंने कहा भाई चलो तुम्हारे क्या करता, तुम छू के बताओ ये कौन सा दर्पण है, एक बार छू के बताओ। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं छू के देखें भैया ये क्या होता है दर्पण, मुझे पता नहीं चल पा रहा। इस चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ध्यानपूर्वक सुनिए कि कैसे हम लोग छू के बता सकते हैं। पहले हम स्पष्ट करके बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्पष्ट करके देखिए, स्पष्ट करके तो क्या है कि मेज पर रखे 3 दर्पणों को बारी बारी से स्पष्ट करने पर पता चलता है कि क्या पता चलेगा। सबसे पहले पता ये चलेगा कि जिसका परावर्तक सतह ढांचा है वो अवतल दर्पण है, जिसकी परावर्तक सतह ढांची होती है वो अवतल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। छूने पर जिसका ढांचा हुआ परावर्तक सतह होगा ना, तो हम छुए हैं और देखेंगे चिकना जो परावर्तक सतह है ना, चेहरा जिसमें दिखाई दे रहा है, अगर वो ढांचा है तो उत्तल अवतल दर्पण है, यदि वो उभरा है तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों। और जिसका परावर्तक सतह समतल में हो, समतल यानी प्लेन में हो, तो हम लोग क्या कहलाएगा, वो हम लोग समतल दर्पण कहलाएगा। समझ में क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग क्या कह रहा है कि बिना स्पष्ट किए बताइए। ये तो हम छू के बता दिया, अब बिना स्पष्ट किए बताते हैं, है ना। तो ये बिना स्पष्ट किए कैसे पता करेंगे, तो कह रहे हैं इसके लिए बारी बारी दर्पण के सामने वस्तु को लाया जाता है। अब बिना छुए तो वस्तु को बारी बारी क्या करेंगे, ले जाएंगे उसके सामने, तीनों दर्पण के सामने। तो नीचे नजदीक और दूर करके प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है, और प्रतिबिंब को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बना, बड़ा बना है तो छोटा बना, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा दोनों बनता है तो वह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आपने अभी देखा तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है। दूसरा हम वस्तु देखा बड़ा बना है तो छोटा बना, तो कौन सा दर्पण है, साथ कौन सा दर्पण है वो, तो सर अवतल दर्पण है। जिसमें ना जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, चाहे कितना भी आगे करो या कितना भी पीछे कर लो, उधर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण वो, उत्तल दर्पण है ना। तीसरा बाबू जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब ज्यादा बनता है तो कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। ये जाहिर सी बात है, जिस प्रतिबिंब कभी बड़ा कभी छोटा बन गया तो अवतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा उत्तल दर्पण, और जिसमें प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनेगा, बराबर दूरी पर बनेगा
तो कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। आपको क्या समझ में आया बाबू क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से हमने क्या किया, आज इस चीज को सीखा और समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पर बाबू, है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे। यह घटना क्यों होती है, भाई कारण भी लिखिए आखिर। और कह रहा है कि अवतल दर्पण में कागज को कहाँ रखे वो जलने लगे, है ना। जलाना है कागज को, इसका कारण भी हमें देना, क्यों जलेगा। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है कि फोकस पे रखने से कागज जलने लगता है, यानी कि एक जगह हम फोकसित कर दे तो कागज क्या होगा, जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि कहा गया है कि क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यहाँ पे किरणें होगा बाबू, किरणें परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है तथा वह फोकस से गुजरती है, इसलिए कागज क्या होने लगेगा, जल लगेगा। यानी कि आप देखे होंगे ड्रम बॉक्सों में पहले ऐसा मिलता था, ऐसा, है ना। तो जितने भी प्रकाश की आएंगी समांतर, वो एक बिंदु पर क्या करेगा, यहाँ पर जमा करेगा, जिसके चलते यहाँ कागज क्या हो जाएगा बाबू, जल उठेगा। समझ में क्या कह रहे हैं।